हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अपने बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र में जो इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ सकते हैं उनकी सीरीज़ के दूसरे वीडियो पर पहुंच चुके हैं। पहला वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग डेफिनेटली देख लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, खासतौर से झारखंड जहाँ पर 40 क्वेश्चंस बोर्ड में मल्टीपल ऑप्शन चॉइस वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वहाँ के लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी स्टेट्स में, बाकी राज्यों में भी आते हैं और यहाँ तक कि CBSE में भी आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला प्रश्न आता है, मांग का विस्तार व संकुचन निम्न में से किसके कारण होता है। तो देखो, हम लोगों ने मांग का वक्र बनाया था, ऐसे करके अपना मांग का वक्र बना करता था, है ना। अब मांग के वर्ग का एक बार तो हम लोगों ने शिफ्ट पढ़ा हुआ था कि मांग का वक्र जो है वो शिफ्ट कब होता है, ठीक है, यहाँ से इधर कब जाएगा, इधर से इधर कब आएगा। और एक होता है कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, यानी कि मांग वक्र के अलोंग, यानी कि मांग वक्र पर ही जो है आप यहाँ कब रहोगे और यहाँ पर कब रहोगे। तो जब हम लोग संकुचन और विस्तार की बात करते हैं तो क्या हो जाता है कि जब मांग आपकी क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है, यानी कि इस पॉइंट पर, ये मान लीजिए B पॉइंट है और ये A पॉइंट है, तो B पॉइंट पर क्या है, मांग ज़्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा वस्तुओं की मांग की जा रही है, ये आपको क्वांटिटी डिमांडेड आ जा रहा है ना। और A बिंदु पर सिर्फ इतनी वस्तुओं की मांग की जा रही है, ठीक। और इधर क्या होता है, इधर होता है कीमत, प्राइस। अच्छा, तो कब होता है ये। अब आप सोचोगे कि सर शिफ्ट को हम लोग बोलेंगे विस्तार और संकुचन इसको बोलेंगे, क्या हो गया ऐसा। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन कभी कभी लैंग्वेज में होता है, इसलिए कई बार अच्छी चीज़ रहती है कि आप लोग क्या करें, हिंदी और इंग्लिश दोनों को देख लिया करें, है ना। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के पास ये फ़ायदा बहुत रहता है, क्योंकि इंग्लिश वालों को हिंदी तो समझ में आती नहीं है ना, क्योंकि सब लोग अंग्रेज थे पहले है ना। दिक्कत ये होती है, मैं सच बता रहा हूँ कि मेरा IIT का एग्ज़ाम हुआ था बहुत पहले बचपन में, तो मैं भी हिंदी मीडियम से था। तो हम लोग हिंदी वाले लोग इंग्लिश देख करके समझ लेते थे कि अच्छा ये चीज़ क्या लिखी हुई है, लेकिन इंग्लिश वाले हिंदी को यूज़ नहीं कर पाते थे। वैसा ही कभी कभी होता है। तो यहाँ पर ही थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू आ जाता है। विस्तार को शिफ्ट में हम लोग पूरा दाहिना शिफ्ट कर देते हैं, कुछ लोग इससे भी अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं है, वो हमें उदाहरण देकर के समझ में आ जाता है। देखिए क्या होता है, उस वस्तु की कीमत में बदलाव के कारण A से B कब जा रहा है, जब प्राइसेस आपके गिर गए। यहाँ पर PA है, यहाँ पर PB है, तो जब PA ज़्यादा है, PB कम है, तो प्राइसेस गिर गए, तो आपने ज़्यादा क्वांटिटी की डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। तो ये बात तो समझ में आ रही है कि वही मांग वक्र पर आप मूवमेंट कर रहे हो। अन्य वस्तुओं की कीमत में बदलाव के कारण, इसके कारण क्या होता है, मांग वक्र शिफ्ट हुआ करता था, आपको याद हो। उपभोक्ता की रुचि पसंद बदलने पर इसमें भी मांग वक्र का शिफ्ट करना पड़ता था, और उपभोक्ता की आय में बदलाव के कारण इसकी वजह से क्या हो जाता था, मांग वक्र शिफ्ट हो जाता था। तो ये तीनों कारण कब होते थे कि पूरी पूरी शिफ्ट हो सकती है। अब एक ही ऑप्शन ठीक हो सकता है, तो वहां से भी आपको समझ में आ जाएगा कि यही ऑप्शन होना चाहिए, ठीक। अच्छा, बात यह है कि हम लोग जब तक शिफ्ट की बात नहीं करेंगे ना, तो आपका मूवमेंट अलोंग द कर्व की बात हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर ए आ जाएगा। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज वाला प्रश्न है, लेकिन आपको उत्तर देकर के तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि नहीं नहीं, यहाँ पर मूवमेंट अलोंग द कर्व की बात की जा रही है। उसी मांग वक्र पर हम ऊपर और नीचे कब होंगे, कब हम ज़्यादा मांग कर रहे होंगे, कब कम मांग कर रहे होंगे, इसकी बात की जा रही है, ना कि इसकी कि पूरा का पूरा मांग वक्र ही कब शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अगला प्रश्न, मांग का नियम कौन सी वस्तुओं पर लागू नहीं होता। एकदम जिन्होंने समझ में आता है, जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ, मांग का नियम क्या होता है कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, यानी कि कीमत बढ़ेगी तो जितनी मांग की जा रही किसी वस्तु की मात्रा की, वो मात्रा कम हो जाएगी। अच्छा, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं हुआ करती थी जिसको हम लोग बोलते थे क्या, गिफिन वस्तुएं। गिफिन वस्तुएं भी कैसी होती हैं, निम्न स्तरीय वस्तुएं, लेकिन ऐसी निम्न स्तरीय वस्तुएं जिनका प्राइस बढ़ता है तो इनकी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाती है। समझ रहे हैं आप। जैसे समझ लीजिए कि कोई भी ऐसी वस्तु है, हम लोगों ने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं देते हैं। जैसे कोई भी ऐसी वस्तु होती है जब जो लोग बहुत ज़्यादा गरीबी रेखा के स्तर पर रह रहे हैं, मान लीजिए, तो क्या हुआ, जो मोटा अनाज है उसकी कीमत बढ़ गई, ठीक है, क्या हुआ, कीमत बढ़ गई, और उसके बाद भी वो मोटे अनाज को ज़्यादा खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो पतला अनाज था उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मोटा अनाज की कीमत बढ़ने के बाद इसको भी आप खरीदना स्टार्ट कर देते हो, मोटे अनाज को। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सेम किसी भी वस्तु का यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, उसको कोई उपभोक्ता कैसे दृष्टिकोण से देख रहा है, उस हिसाब से हम गिफिन वस्तुओं को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेम वस्तु किसी के लिए नॉर्मल हो सकती है, सामान्य हो सकती है, और सेम वस्तु किसी के लिए गिफिन हो सकती है। इसकी बात हम लोगों ने काफी डिटेल में की हुई है। लेकिन कुल मिलाकर के प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है, प्राइस कम हो रहा है तो उसकी मांग भी कम हो जा रही है, ठीक है। जैसे मोटे अनाज के केस में कम वाला तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मोटा अनाज था 10 रुपये किलो मिलता था, तो आप खरीद रहे थे, है ना। अब मोटा अनाज क्या हो गया, 8 रुपये किलो मिलने लगा, तो आप ये सोच रहे हो कि यार अब मोटा अनाज खरीदें क्यों। अब तो हम जो क्या कर सकते हैं, अच्छा वाला अनाज, यानी कि जो नॉर्मल अनाज होता है उसको खरीद सकते हैं। तो जो गरीब परिवार है वो इस तरह का काम कर सकते हैं। तो
ये सस्ता होते ही वो इसकी मांग और कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा डिफरेंट वस्तुओं के केस में होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने के फलस्वरूप क्या हुआ, वस्तु की कीमत बढ़ गई यानी कि प्राइस बढ़ गया है, उस वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि कोई दवाई थी, है ना, अभी कोविड-19 की वजह से बहुत हालत ख़राब हो रही है, दूसरी वेव आ रही है, तो क्या हो रहा है कि आपने उसी वैक्सीन को, अभी यूएस में मेरा एक दोस्त था, मैं उससे बात कर रहा था, तो वहाँ पर जिन लोगों का इंश्योरेंस नहीं, उनको $15 में ग्रॉसरी स्टोर, किराने की दुकान से $15 में वैक्सीन मिल जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग 15/7 मान लीजिए 1100 रुपये के आसपास हो गई, ठीक। अब मान लीजिए वो 1100 की जगह 5500 की कर दें, तो बहुत सारे अमेरिकन हैं फिर भी उसको खरीद के लगवा लेंगे। क्यों लगवा लेंगे? क्योंकि भाई जान तो बचानी है सारे लोगों को। तो क्या हो जाती है, ये ऐसी चीज़ें बिल्कुल पूर्णतः बेलोचदार हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? पूर्णतः बेलोचदार। इसमें कोई लोच है ही नहीं। आप प्राइस कितना भी बढ़ा दो तब भी लोग उतना ही मांग करेंगे जितना पहले कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, यदि एक वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि होने से उसकी मांग 10% गिरती है, यानी क्या हुआ, चेंज इन प्राइस कितना है? 10%। कितना सकारात्मक है। और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, मतलब क्वांटिटी ही आप सीधे डेल्टा क्यू भी लिख सकते हो, कितना हो गया? -10%। और हमने पढ़ा हुआ था कि हमारा जो इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है, उसको हम लोग निकाला करते थे, तो वो कैसे निकालते थे, बराबर मॉड होता था 10% बटे -10%, ये आपको मिल करके जाएगा -1 अंदर, लेकिन इसका निरपेक्ष मान निकालते हैं, इसलिए हम लोग ये ऐसी जो बाहर की लाइन बना रहे हैं ना राजा बाबू, ये इसीलिए बना रहे हैं। ये कितना आ जाएगा? 1। तो क्या हो गया? इकाई लोच के बराबर। एकदम सिंपल है, फॉर्मूला में डालोगे और दिख ही जा रहा है यार 10% यहाँ पे वृद्धि हो रही है, 10% गिर रही है। तो कुल मिलाकर के ऐसे में ऐसा बोला सकता है कि जो टोटल आउटले है, क्या बोला सकता है? टोटल आउटले, यानी कि कुल खर्चा जो है लगभग अपरिवर्तित रहता है। एग्जैक्टली अपरिवर्तित नहीं रहता, लेकिन मान लो यार, ठीक है। वो मैथ्स में मैंने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से अपने वीडियोस में बता रखी है, जिसको हम लोग अभी इकोनॉमिक्स पैकेज में सारे वीडियोस आपके साथ अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं। उपयोगिता का संबंध किससे होता है? लाभदायकता से। जिस चीज़ से आपको ज़्यादा उपयोगिता मिल रही है, हो सकता है उससे कुछ ज़्यादा कंपनीज लाभ कमा पाएँ। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा महंगे प्राइस पे बेच सकती हैं। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो गया, ठीक। ऐसा होता है कभी कभी। अच्छा, तो हम लोग कैसे एलिमिनेट करेंगे इसको देखेंगे। मानव आवश्यकताओं की पूर्ति से निश्चित रूप से भाई जो चीज़ आपकी ज़्यादा बड़ी नीड को पूरा कर देती है वो आपके लिए उतनी ही ज़्यादा उपयोगी होती है कि नहीं होती है? तो ये तो पक्का सही होगा। साथ में आवश्यकताओं के साथ साथ दूसरी चीज़ क्या होती है? इच्छा। आवश्यक और इच्छा, आवश्यकता और इच्छा एक जैसी चीज़ नहीं होती, दोनों में अंतर होता है, समझ रहे हैं। मेरी आवश्यकता है कि मुझे खाना मिले, मेरी इच्छा है कि मैं दुनिया को का भ्रमण करूं, ठीक है, वर्ल्ड टूर करूं। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, है ना, लेकिन दोनों ही मेरे लिए उपयोगिता बढ़ा रही हैं। अच्छा, अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन क्या है? नैतिकता से। नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। कैसे हो सकता है भाई उपयोगिता का? मेरा किसी चीज़ में उपयोगिता है, मेरी उपयोगिता है कि मैं चावल खाऊं, आपकी उपयोगिता है कि आपको रोटी ज़्यादा पसंद है, आप रोटी खाओ। इसमें कौन सी नैतिकता आ गई? कोई नैतिकता नहीं है ना, इससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो आपको स्पष्ट आ गया कि देखो भाई ये तो हो नहीं सकता, तो इनमें से सभी तो हो ही नहीं सकते हैं। इसको लेकर के थोड़ा बहुत डाउट लोगों को होता है अगर, तो भी समझ जाएंगे। देखो लाभदायकता से कोई सीधा लेन देन तो है ही नहीं, तो वहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता था, लेकिन हमें दिख गया कि भाई ए सी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है और बी ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा इसमें? बी। आ रही है बात समझ में? ऐसे हम लोग इन क्वेश्चंस को करते हैं। फिर क्या पहुंच गए? मांग में परिवर्तन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? अब पूरी की पूरी मांग बदल जा रही है। हम मांग जब बदल रही है इसका मतलब क्या होता है कि मांग वक्र के अलोंग मूवमेंट नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा जो मांग वक्र है वही हमारा शिफ्ट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? पूरा का पूरा मांग वक्र जो है वो शिफ्ट कर जा रहा है, यानी कि यहां से आप बाहर पहुंच गए। तो क्या हो गई? इसी प्राइस पर पहले आप सिर्फ इतनी मांग कर रहे थे, अब कितनी मांग कर रहे हो? अब आप इतनी मांग कर रहे हो। तो इतनी अतिरिक्त मांग करने लग गए। क्यों करने लग गए? क्योंकि कुल की जो मांग थी वो पूरी की पूरी मांग बढ़ गई है इस वाले केस में। नॉट नेसेसरली हम यहाँ परिवर्तन में बढ़ने की बात करें, लेकिन उदाहरण आपको दे रहा हूँ। तो क्या होगा? जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाएगा, तो उस उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हुआ, मान लीजिए पहले 10 रुपये कमाता था, अब 100 रुपये कमाता है, तो ज़्यादा पैसा आ रहा है तो ज़्यादा मांग कर सकता है, तो ये बात सही है। संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, बिल्कुल सही बात है। इसमें हम लोगों ने 2 तरह की वस्तुएं पढ़ी हुई थी, स्थानापन्न, याद करो, सब्स्टिट्यूट्स, और दूसरी कैसी थी? पूरक, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो अगर मान लीजिए पेट्रोल जो अभी चल रहा है लगभग 100 रुपये पर, उसकी कीमत हो जाती है कितनी? 80 रुपये। तो आप सोचोगे यार कार तो हम भी चला सकते हैं, ऐसा हो सकता है ना, तो कार लोग ज़्यादा खरीदने लग सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसा हो जाता है आपका? कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, क्योंकि कार और पेट्रोल को आप एक साथ यूज़ करते हो, कार की जगह पेट्रोल यूज़ नहीं करते हो। लेकिन आप मान लीजिए कॉफ़ी है, ठीक,
अब चाय हो गई बहुत महंगी, क्या हो गया, तो आप कॉफ़ी को चाय की जगह यूज़ करते हो, चाय हो गई बहुत महंगी, तो चाय आप नहीं यूज़ कर रहे हो, कॉफ़ी यूज़ कर रहे हो, तो कॉफ़ी की मांग भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा तो क्या हुआ, ऐसे में आपको समझ में आता है कि ये बात भी सही है। जनसंख्या वृद्धि, सही बात है भाई, अब लोग ही 10 हैं तो कम ही मांग हो रही है, लोगों ने मेहनत की, बहुत सारे लोग हो गए, तो आपकी मांग जो है कुल मिलाकर के बढ़ गई क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई। आ रही बात समझ में, तो इनमें से सभी हो जाएगा उत्तर, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे चलते हैं, उपयोगिता की माप की जा सकती है, बताइए। बिल्कुल की जा सकती है, कैसे की जा सकती है, मुद्रा के द्वारा। अब यहाँ पे फिर से समझिएगा, ये लोग सोचते हैं कि देखो जो चीज़ आपके लिए ज़्यादा उपयोगी है उसमें हम ज़्यादा पैसे दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन हम सीधे सीधे मॉनेटरी टर्म्स में तो नापते नहीं थे। हम लोग ने कभी ऐसा बोला कि ये शर्ट है इसकी उपयोगिता 10 रुपये की है, ऐसा तो हम लोगों ने पढ़ाई की नहीं थी, तो इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है लोगों को। ठीक, और वास्तव में अभी एक रिसर्च पेपर थोड़ी देर पहले ही मैंने पढ़ा था जिसमें यूटिलिटी को मनी टर्म्स में हम नाप कैसे सकते हैं, इसके ऊपर रिसर्च पेपर था इकोनॉमिक्स में, तो उस लेवल पर किया सकता है, लेकिन अब कक्षा 12 के विद्यार्थी कहाँ ये सारी चीज़ें जानेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, सोचेंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बाकी के ऑप्शन अभी तक हमने देखे नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें हमेशा ही रिलेटिवली बेटर ऑप्शन चुनना होता है। क्या होता है, रिलेटिवली बेटर ऑप्शन, जो अपेक्षाकृत रूप से ज़्यादा सही है यार उसको चुनो, है ना, समझ रहे हो ना। अच्छा, अब क्या हुआ, वस्तुओं के वजन द्वारा, किसके द्वारा, वस्तुओं के वजन द्वारा। अब कोई चीज़ बहुत भारी है, ठीक है, चावल की बोरी है, ठीक, अच्छा, और दूसरी तरफ क्या है, छोटी सी चॉकलेट है। अब मुझे चॉकलेट बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मेरे लिए चॉकलेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, चावल की बोरी इंपॉर्टेंट थोड़ी हो गई। इंपॉर्टेंट का मतलब उपयोगी, तो ये बात तो गलत हो गई बिल्कुल। इसका मतलब क्या हुआ, ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई। वस्तुओं के विनिमय द्वारा, ठीक, अब वस्तुओं का विनिमय क्या हो रहा है, विनिमय मतलब लेन देन, तो इससे उपयोगिता थोड़ी बढ़ जा रही है, कोई उपयोगिता की माप नहीं हो रही इससे। आप समझ रहे हो, मेरे पास चावल है, फिर से भी उदाहरण ले लेते हैं, मैंने आपको 100 किलो चावल दिया एक चॉकलेट के लिए, क्यों, क्योंकि मुझे चॉकलेट इतनी ज़्यादा पसंद है, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई उपयोगिता की माप नहीं कर रहे हैं हम लोग सीधे सीधे। अब ऐसे यहाँ पर भी बोला सकता है कि यार चावल 100 किलो आप दे रहे हो, चॉकलेट आप एक ले रहे हो, इसका मतलब एक चॉकलेट आपके लिए 100 किलो चावल के बराबर उपयोगी है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट रिलेशन एक बन रहा है, बट बी तो बिल्कुल भी नहीं बन रहा। तो आप यहाँ पे सोचोगे, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, ठीक है। उसके बाद से एक आपको ऑप्शन मिलता है, इनमें से कोई नहीं। अब जिन लोगों ने वास्तव में ठीक से पढ़ा हुआ नहीं है उनको इस तरह का कन्फ्यूजन तो होगा, और इसीलिए मैंने आपको सारी चीज़ें बताई कि देखिए क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। ए ये भी कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, और सी भी कन्फ्यूजिंग है, बट आप एकदम जो कक्षा 12 का विद्यार्थी जिसने पढ़ाई की उसको क्या समझ में आता है कि उपयोगिता को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। और यूटिलिटी को नापने की जो इकाई होती है उसको क्या बोलते हैं, यूटिल्स। ठीक, तो हम लोग यूटिलिटी की इकाई को यूटिल्स बोलते हैं। यूटिल्स तो कहीं पर दिया हुआ नहीं है, तो आप इसमें कुछ मत करो, सीधा सीधा डी लगा करके आ जाओ। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसमें सारे ऑप्शंस को हम लोगों ने डिस्कस करके बात की। अगले प्रश्न में चलते हैं। अब अर्थशास्त्र पढ़ने के लिए घर या गांव छोड़कर बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। कक्षा 12 के लिए लगभग 200 कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर वीडियोस और साथ ही क्विक रिवीजन वीडियोस। साथ में आपको मिलेगा चैप्टर वाइज क्लास नोट्स, सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर एवं पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र। ये पूरी सामग्री सर्वश्रेष्ठ सामग्री मात्र 2400 रुपए में। यूपीएससी परीक्षाओं, पीसीएस, पीजीटी, टीजीटी, एसएससी जैसी परीक्षाओं के लिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के पास अर्थशास्त्र की नींव मजबूत करने का इससे बेहतर कोई अन्य विकल्प नहीं। जल्दी कीजिए, ऑफर लिमिटेड समय तक। उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया। दो सिद्धांत हुआ करते थे, दूसरा कौन सा होता था बताओ, क्रमवाचक। क्रमवाचक का मतलब क्या होता है, ऑर्डर। ऑर्डर से आता है ऑर्डिनल, ठीक। गणनावाचक से आता है क्या, गणना कर रहे हो आप, काउंटिंग कर रहे हो, तो यहां से आता है कार्डिनल। आ रही बात समझ में। अच्छा, तो सबसे पहले उपयोगिता का जो सिद्धांत है ना, वास्तव में मार्शल ने स्टार्टिंग की थी इन सारी चीज़ों की। और जो पहला सिद्धांत हमारे निकल के आता था वो गणनावाचक के आधार पर हुआ करता था, ठीक है, आसान दिखता था, तो वो कार्डिनल का यहाँ पर रोल है। अब हिग्स थे, इन्होंने आपको क्रमवाचक सिद्धांत इकोनॉमिक्स में यूज़ करने की बात करना स्टार्ट किया एक पेपर में। वैसे एक इटालियन थे पेरेटो, ठीक है, तो कई बार उनके नाम से आता है पेरेटो ऑप्टिमल। ये क्या होता है, इस पर भी क्वेश्चन बनता है इकोनॉमिक्स में। आप लोग हायर एजुकेशन में जाओगे तो आपको समझ में आएगा। मतलब कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर आप कोई भी मतभेद नहीं कर रहे हो, आप इंडिफरेंट, तो इसको हम लोग पढ़ते थे इंडिफरेंस कर्व्स में। तो इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड ही टर्म होता है पेरेटो ऑप्टिमल। हायर एजुकेशन में पढ़ोगे, जिसको नहीं समझ में आ रहा कोई टेंशन की बात नहीं है। पेरेटो एक दूसरे महान स्कॉलर्स थे जिन्होंने भी ऑर्डिनल का यूज़ किया था, बट इकोनॉमिक्स में डायरेक्टली आपको हिग्स का दिखेगा, तो हिग्स वहाँ पर यूज़ किया सकते थे। लेकिन क्रमवाचक की बात हो रही है क्या, नहीं, गणनावाचक की बात हो रही है। ये मैंने आपको एडिशनल ज्ञान दे दिया, इसलिए कंफ्यूज मत होना। पॉइंट ये है यहाँ पर कुल मिला करके
मार्शल, कौन आगे, मार्शल, मार्शल लॉ वाले मार्शल नहीं, इनको लिखेंगे हम लोग MARSHALL, एल नहीं है सिंगल, ठीक है। तो ये हो गया। फिर हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। उत्पादन फलन कौन से दो चरों के मध्य संबंध बताता है? आप क्या लिखते हो उत्पादन फलन में? जो आपका प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो होता है फंक्शन ऑफ KNL, ये बताया करता है, ठीक है। ये आपका हो जाता है उत्पादन फलन, क्या हो जाता है, ये प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन फंक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं उत्पादन फलन। तो आपने इसमें कैपिटल यानी कि पूंजी डाली, आपने इसमें लेबर यानी कि श्रम लगाया, तो आपको एक मात्रा दे देगा लगा करके। हम लोगों ने इसमें सारणी बनाई थी, सारणी देखी थी, जिन लोगों ने हमारे कोर्स पैकेज देखा हुआ है या वीडियोस देखे हुए हैं उनको पता होगा। अब वो सारणी बनी थी, उसमें कितना आप कैपिटल लगा रहे हो, कितना पूंजी लगा रहे हो, तो कितना उत्पादन हो रहा है, इसकी बात हो रही थी। तो यानी कि ये सारी चीजें क्या है, ये है इनपुट्स। इनपुट्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, आगत। आगत क्या क्या है, या क्या बोलते हैं, पढ़त। क्या क्या पढ़ रहा है, जो पढ़ रहा है उसको बोलते हैं पढ़तों, पढ़तों होना चाहिए यहाँ पे, पढ़तों नहीं, पढ़तों। और निर्गत यानी कि आउटपुट लेवल, तो इसमें तो संबंध बताता ही है। मांग और कीमत में बताता है क्या भाई, ये तो आपका मांग का नियम होता है ना, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अच्छा, पूर्ति और कीमत में, इसमें भी कोई लेना देना नहीं है भाई, सप्लाई कितनी होगी कितनी कीमत पर, इसकी बात थोड़ी होती है। उत्पादन फलन में तो ये होता है कि कितना आपने डाला इनपुट तो कितना आउटपुट निकलेगा। उपभोग और आय में ये भी नहीं होता है, तो इसका मतलब तो सीधा सीधा हो गया आपका उत्तर ए, ठीक। अच्छा, उत्पादन फलन जो है आपका साधनों व उत्पाद के कौन से संबंध को व्यक्त करता है? अरे भाई यहाँ पे आपने मान लीजिए कैपिटल डाला 10, लेबर डाला 5, तो आपको कितना उत्पादन होगा, मान लीजिए 2 इकाई। तो 2 इकाई तब कब हो रहा है, जब 10 इकाई पूंजी है, 5 इकाई लेबर है, तो आपका 2 इकाई कुछ भी बन रहा है। मान लीजिए, ऐसे नहीं समझ में आया, अरे यार रुको, फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर है, नहीं समझ में आता भाई बहुत लोगों को, कोई बात नहीं। आपने 2 बीघा बीन ली, ठीक, और लेबर आपने लगाए 5, तो आपको मिल गया 10 कुंटल गेहूं, ठीक। मान लीजिए ऐसा कोई प्रोडक्शन फंक्शन था, तो यहाँ पर क्या हुआ, 10 कुंटल है, 2 बीघा है, 5 लेबर है, तो ये मात्रा की बात हो रही है कि नहीं हो रही है? तो ये मात्रात्मक संबंध को निरूपित करता है, गुणात्मक को नहीं। गुणात्मक ऐसा नहीं कि आप इतना डालोगे तो गेहूं हो जाएगा, कितना हो जाएगा उसकी वो में नहीं पता, ऐसा तो होता नहीं है। प्रोडक्शन फंक्शन आपको बताता है कि कितना होगा, तो मात्रा की बात हो रही होती है, ठीक है। आर्थिक नहीं, गुणात्मक नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, सब कट जाएगा, उत्तर आपका हो जाएगा मात्रात्मक। ये सारे उसके आंसर्स हैं, आप लोग अपने आप भी एक बार करके देख सकते हैं। कोई डाउट हो तो किसी को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी जिन लोगों को डाउट आ रहा है उन लोगों ने अगर वीडियोस देखे अपनी क्लास के, तो इस तरह के संबंध कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। कभी कभी इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं कि आप नाम बताओ, ये थोड़े से रटने वाली चीज़ें हैं, बाकी तो अपनी क्लास में जिस तरह से कवर किया है, एक भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में तो कोई आपको हंसी मजाक करते हुए खत्म कर दोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिएगा, कोविड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है अभी, और ये समय है अपने घरों में रहते हुए देश सेवा करने का, बाहर नहीं निकलने का। आप लोग भी ध्यान रखिएगा, मिलते हैं।